तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आजाद करियर इंस्टीट्यूट चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम कई प्रश्नों को देखेंगे जो कि एलएलबी और बीए एलएलबी के छात्रों के लिए है। तो चलिए हम आज देखते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि ये एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के लिए है। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट फर्स्ट का क्षतिपूर्ति, इंडेमनिटी एवं गारंटी, यानी क्षतिपूर्ति क्या है और इसके अनुबंध क्या है, आवश्यक तत्व बताइए। इस सारे प्रश्नों को देखें तो हमारा सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षतिपूर्ति इंडेमनिटी अनुबंध क्या है, इसके आवश्यक तत्व बताइए। प्रश्न दिया है कि क्षतिपूर्ति क्या है, अनुबंध क्या है, इसके आवश्यक तत्व को बताइए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले लिखा होगा कि क्षतिपूर्ति अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति क्षतिपूर्ति करता दूसरे व्यक्ति की क्षतिपूर्ति धारक को यह वचन देता है कि यदि उसे किसी कार्य या घटना के कारण हानि होती है तो वह उस हानि का भी भरपाई करेगा। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि मान लीजिए कि कोई आपकी बाइक लेकर गया, कोई आपका मोटरसाइकिल मांग लेकर जाता है और वो जाकर के कहीं लड़ा देता है या कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या होता है, आपका मोटरसाइकिल खराब हो जाता है। तो आप उससे ये कह सकते हैं कि आप इसको बनवा करके मुझे दीजिए। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल कोई ले लिया और आपने उस मोबाइल को उसको दे दिया अपने मित्र को, और वो लेकर कहीं चला गया और पता लगा कि वो मोबाइल फोड़ आ रहा या फोल्डर फूट गया, तो उसको बनवा कर देना होगा। तो इसी पर ये लिखा हुआ है कि क्षतिपूर्ति अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति क्षतिपूर्ति करता है को दूसरे व्यक्ति की क्षतिपूर्ति धारक को यह वचन देता है कि यदि उसे किसी कार्य या घटना के कारण हानि होती है तो वह उस हानि की भरपाई करेगा। अब हम इसके आवश्यक तत्वों की यदि बात करें तो इसमें आवश्यक तत्वों की यदि बात करें कि जैसे आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, आवश्यक तत्वों में सबसे पहले हम बात करें तो दो पक्षों के बीच में होता है, जैसे दो पक्ष होने चाहिए, जैसे एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के बीच में होना चाहिए, ये एक आवश्यक तत्व के बीच में हो सकते हैं। दूसरा यदि हम बात करें तो हानि की भरपाई का वचन होना चाहिए, जैसे कि आपका कोई सामान कुछ लेकर जाता है या आप बाइक किसी को दे दिए तो उससे आप वचन लीजिए कि जैसे अभी आप इसको लेकर जाते हैं और कहीं कुछ खराब हो गया या कुछ दिक्कत हो गई तो आप उसको बनाकर देंगे। ठीक है, तो ये भी आवश्यक तत्व होते हैं। तीसरी आवश्यक तत्व की बात करें हम तो इसमें हानि किसी व्यक्ति के कार्य या घटना से हो सकती है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे आपसे कोई व्यक्ति आपका दोस्त है और वो आपका क्या करता है, बाइक मांग लेता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बाइक मांग लेता है और वो आप उसको दे देते हैं, तो आप उससे वादा कराते हैं कि आप ये बताइए कि यदि बाइक लेकर मेरी तो जा रहे हैं लेकिन कहीं कुछ नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई आपको करना होगा। ये आप उससे क्या करते हैं, वादा कर लेते हैं। तो वो लेकर जाता है और बाय द वे कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका कोई इंडिकेटर या कुछ भी टूट फूट जाता है तो उसे बनवा कर दे सकता है या देना ही पड़ेगा या देना ही चाहिए, ऐसा होता है। तो इसीलिए कहता है कि हानि किसी व्यक्ति के कार्य या घटना से हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अगला हमारा जो आवश्यक तत्व है चौथा जैसे दिया है, अनुबंध वैध एवं कानूनी होना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी कार्य वैध तरीके से लिया जाना चाहिए, मतलब ना कि आप उसे मार सकते हैं ना पीट सकते हैं। इससे कानूनी क्रिया प्रक्रिया जो है वैध और कानूनी तरीके से लेना चाहिए। ठीक है, फिर अगला हम बात करें तो हानि वास्तविक या संभावित हो सकती है। जैसे कोई भी आपका दोस्त ही है या कोई भी लेकर जाएगा तो वो जानबूझकर तो वो करेगा नहीं, हालांकि हानि किसी से भी हो सकती है, वास्तविक हो सकती है, संभावित हो सकती है। बाय द वे कभी संभावना से हो गया, बाकी कोई उसका नुकसान तो करना नहीं चाहेगा। तो ये आवश्यक तत्व हो सकते हैं। और यदि हम एक और उदाहरण के लिए बात करें तो व्यापारिक लेन-देन में जोखिम कम करने के लिए क्षतिपूर्ति अनुबंध का बहुत महत्व है। जैसे कि आप बीमा अनुबंध इसका प्रमुख उदाहरण हो सकता है। जैसे व्यापारिक लेन-देन में जोखिम कम करने के लिए क्षतिपूर्ति अनुबंध का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसका उदाहरण जैसे आप किसी के बीमा कराते हैं तो उसका बीमा अनुबंध इसका प्रयोग उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न नंबर 2 हमारा कहता है कि क्षतिपूर्तिकर्ता
की देयता कब प्रारंभ होती है? क्षतिपूर्ति के देने की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो चलिए आइए हम इसके उत्तर के बारे देते हैं। जैसे कोई भी कर्ता क्षतिपूर्ति किसी भी सामान को ले जाता है और वो तुरंत नष्ट कर देता है, तो उसका पूर्ति करने के लिए कब देना पड़ता है? तो यही क्षतिपूर्ति कर्ता की देयता कब प्रारंभ होती है? तो इसमें उत्तर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि जैसे क्षतिपूर्तिकर्ता की देयता उस समय प्रारंभ होती है जब क्षतिपूर्ति धारक को हानि होने का खतरा वास्तविक रूप से उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि भारतीय न्यायालयों ने यह माना है कि क्षतिपूर्ति धारक को पहले अपनी जेब से पूरी राशि चुकाने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसकी जिम्मेदारी निश्चित हो गई है तो वह क्षतिपूर्तिकर्ता से भुगतान की मांग कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग मान लेते हैं कि कोई गाड़ी लिए हैं और उस गाड़ी का बीमा है, तो यदि आप लोग क्लेम डाल देंगे तो वो कंपनी के द्वारा, मान ली क्षति हो जाती है, कोई गाड़ी है और वो क्षति हो जाती है, तो कंपनी में आपका बीमा बना होगा, तो उस बीमा से आप लोग अपनी गाड़ी को ठीक करा सकते हैं। यदि आपका गाड़ी उस बीमा के जो है उससे अगर बाहर जाता है, मतलब राशि ज्यादा लगती है, तो जो तीसरा व्यक्ति होता है उससे आप अपने क्षतिपूर्ति की, मतलब क्षतिपूर्ति धारक को पहले अपने जेब से पूरी राशि चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि ज्यादा लगता है, क्षतिपूर्तिकर्ता का भुगतान ज्यादा लगता है, तब आप उससे अपना भुगतान कर सकते हैं या मांग सकते हैं। यदि उसकी जिम्मेदारी निश्चित हो गई है तो वह क्षतिपूर्तिकर्ता से भुगतान की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, जैसे कि मान लेते हैं, उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे को मुकदमे से होने वाली हानि की भरपाई का वचन दिया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका मुकदमा चल रहा है, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने गारंटी लेकर भरपाई करने का वचन दिया है और न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध निर्णय दे दिया जाता है, तो क्षतिपूर्तिकर्ता की देय प्रारंभ हो जाती है। एक उदाहरण और भी देख सकते हैं, जैसे आपने कोई गाड़ी लिया और गाड़ी लेने पर क्या होता है, गारंटी कार्ड मांगता है। जैसे किसी एक व्यक्ति का आईडी मांगता है गारंटी के लिए, तो मान लीजिए आप समय के अनुसार जैसे किसी व्यक्ति को गारंटी दे करके कोई गाड़ी खरीदता है, तो उसको क्या करते हैं आप लोग, फाइनेंस करवा करके दे देते हैं। ठीक है, और वो व्यक्ति जो गाड़ी लेता है वो समय पर उसका किस्त भुगतान नहीं कर पाता है, तो जो तीसरा व्यक्ति होता है उसके कानूनी कार्रवाई करके, जैसे जो गारंटेड होता है उससे वो व्यक्ति, जैसे जो डीलर होता है, जो कंपनी वाला होता है, उससे पेमेंट मांग सकता है। तो इसी के लिए इसका भी एक उदाहरण बनता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, गारंटी अनुबंध क्या है, इसके आवश्यक तत्व बताइए। गारंटी अनुबंध क्या है, इसके आवश्यक तत्वों को बताइए। गारंटी क्या होता है, जैसे कि आप समझ सकते होंगे गारंटी, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान को खरीदता है, और जैसे आप कोई बाइक लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, और उसको फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो क्या करता है, वो आपसे डॉक्यूमेंट लेता है और एक गवाही, जो गवाही देने के लिए एक उसका भी डॉक्यूमेंट लेता है, वेरिफिकेशन करता है और गारंटी लेता है। कि इसलिए गारंटी लिया जाता है कि बाय डेबिट आप जैसे उसका गाड़ी ले लिए और गाड़ी का किस्त भुगतान नहीं कर पाए, तो वो तीसरे व्यक्ति से गाड़ी का किस्त मांग सकता है। मान लीजिए ठीक इसी प्रकार गारंटी आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है और वो क्या करता है, उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो दूसरे से अपने गांव में किसी व्यक्ति से कर्ज लेता है, और कर्ज लेने के लिए वो व्यक्ति कहता है किसी ऐसे व्यक्ति के लाओ जो मुझे भी जानता हो, तुम्हें भी जानता हो, कि बाय द वे तुम पैसे दे ना पाओ तो मैं उससे पैसे ले सकूं। ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी तीसरे व्यक्ति को लाता है और वो व्यक्ति कहता है कि आप इसको पैसे दे दीजिए और मैं इसका गारंटी लेता हूं, यदि अगर ये नहीं दे पाया बाय द वे तो मैं इसका पैसे वापस आपको मैं स्वयं करूंगा। ठीक है, मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूं। और गारंटी नहीं तो वही जो जमानतदार होता है उसी को गारंटी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया है कि गारंटी अनुबंध वह अनुबंध है, गारंटी अनुबंध जो है वह अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति जमानतदार यानी सिक्योरिटी के तौर पर किसी तीसरे व्यक्ति के ऋण या दायित्व को पूरा करने का वचन देता है, यदि वह व्यक्ति स्वयं उसे पूरा नहीं कर पाता है।
जैसे अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कर्ज लेता है, तो वो व्यक्ति कहता है कि ऐसा है, आप एक गारंटी वाला व्यक्ति दीजिए जिसको मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो, और यदि आप तुम हमारा पैसा वापस नहीं लौटा पाए तो इसकी क्या गारंटी है, तो वो तीसरे व्यक्ति को भी लाता है। तो वही कहा गया है कि गारंटी अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति जमानतदार किसी तीसरे व्यक्ति के ऋण यानी कर्ज या दायित्व को पूरा करने का वचन देता है, यदि वह व्यक्ति स्वयं उसे पूरा नहीं करता है तब। ठीक है, जैसे कि इसमें भी पक्ष की यदि बात करें तो इसमें एक पक्ष ऋणदाता होता है और दूसरा पक्ष मुख्य ऋणी होता है और तीसरा पक्ष जमानतदार होता है। जैसे मान लीजिए तीन पक्ष इसमें होते हैं, एक जो ऋण देने वाला होता है, दूसरा जो ऋण लेने वाला है और तीसरा एक जमानतदार होता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम और बात कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको पुलिस पकड़ के ले गई। ठीक है, आपको पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में बंद कर दिया, तो आप क्या करेंगे कि एक जमानतदार या दो जमानतदार को लाएंगे कि इसने वो काम नहीं किया है, मतलब गवाही देने के लिए, गारंटी लेने के लिए इसको छोड़ दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो क्या करते हैं, वो गाड़ी वाला जो होता है वो कहता है ऐसा है, आप डॉक्यूमेंट मुझे दीजिए, मैं आपके डॉक्यूमेंट को पूरा देखूंगा। जैसे आप कोई बाइक लेने जाते नहीं है तो वहां पर जाते हैं बाइक लेने के लिए, तो वो कहता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं सीबी वगैरह देखूंगा, आपका सही है सिविल वगैरह, तो फिर मैं आपको गाड़ी दे दूंगा ऋण पे। लेकिन उसके लिए भी वो क्या कहता है कि उसके साथ साथ एक गारंटी वाला भी व्यक्ति होना चाहिए। मान लीजिए मैंने आपको गाड़ी दे दिया और समय पर आप क्या करते हैं, हमारे गाड़ी का किस्त भुगतान नहीं करते हैं, ऋण नहीं चुका पाते हैं, तो वो तीसरे व्यक्ति से मांगना शुरू कर देगा कि आपने इसका गारंटी लिया था और आप चुका कर दीजिए। ठीक है, तो ये तीन व्यक्तियों के बीच में होता है, इसमें तीन पक्ष कम से कम होते हैं। इसके आवश्यक तत्व की यदि हम बात करें तो तीन पक्ष होने चाहिए, इसमें कम से कम तीन पक्ष होते हैं और इसमें मुख्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व होना चाहिए, जमानतदार द्वारा दायित्व पूरा करने का वचन होना चाहिए, अनुबंध वैध होना चाहिए और सभी पक्षों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। ठीक है, सभी पक्षों की स्वतंत्र रूप से सहमति होनी चाहिए। इसका उदाहरण के तौर पर एक और हम लोग देख सकते हैं, जैसे बैंक ऋणों में गारंटी अनुबंध का व्यापक उपयोग होता है। जैसे बैंकों में भी ऋण चुकाने के लिए गारंटी वाला व्यक्ति होना व्यापक होता है। ठीक है, तो बैंक में भी गारंटी लगता है, गाड़ी खरीदते हैं उसमें भी गारंटी लगता है। हालांकि अब तो समय ऐसा चल रहा है किसी को गारंटी देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पैसे तो ले लेते हैं लेकिन बाद में जमा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, क्या कहता है कि क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनिटी और गारंटी में अंतर बताइए। क्षतिपूर्ति और गारंटी में क्या अंतर होते हैं, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्षतिपूर्ति और गारंटी में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्षतिपूर्ति, एक तरफ क्षतिपूर्ति और एक तरफ गारंटी दिया हुआ है। तो क्षतिपूर्ति में क्या होता है, क्षतिपूर्ति में दो पक्ष होते हैं और गारंटी में कम से कम तीन पक्ष होते हैं। जो क्षतिपूर्ति है इसमें दो पक्ष होते हैं और गारंटी में तीन पक्ष होते हैं। हानि की भरपाई का वचन दिया जाता है, किसमें, क्षतिपूर्ति में जो है हानि की भरपाई वचन दिया जाता है। और गारंटी में क्या किया जाता है, गारंटी में ऋण या दायित्व पूरा करने का वचन दिया जाता है। ठीक है, अगला क्षतिपूर्तिकर्ता जो होता है वो जिम्मेदारी प्राथमिक होती है। जैसे क्षतिपूर्ति में क्या होता है कि जो क्षतिपूर्तिकर्ता होता है उसकी जिम्मेदारी प्राथमिकता होती है और जो गारंटी वाला होता है उसमें द्वितीयक होती है, मतलब सेकंड में आता है। पहले तो जो जैसे ऋण कोई लेता है तो पहले ऋण वाला व्यक्ति होगा, यदि ऋण वो नहीं चुका पाता है तब जो गारंटीदार होगा उससे पैसे वसूलने की बात कही जाएगी। ठीक है, और इसमें जैसे मान लीजिए आपका कोई गाड़ी लेकर जाता है क्षतिपूर्ति में, तो क्या करते हैं, उसकी प्राथमिकता होती है कि वो आपकी गाड़ी को कहीं ठोक दिया, कहीं लड़ा दिया, कहीं टूट गया तो बनवाकर वो दे या फिर उसकी भरपाई वो करेगा। लेकिन जो गारंटी वाला होता है
जैसे आप किसी गाड़ी, कोई तुम्हारा दोस्त है और वो गया गाड़ी लेने, तो फाइनेंस करा रहा है, तो आप उसकी गारंटी ले रहे हैं, तो वो जो गाड़ी लेगा वही प्राथमिक जिम्मेदार होगा। यदि वो पैसे नहीं चुका पाता है तब आपके ऊपर वहां से दबाव आएगा कि आप उससे पैसे दिलाइए, क्योंकि आप उसके गारंटीदार थे या जमानतदार थे, या फिर आप ही पैसे को दीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गारंटी में जमानतदार की जिम्मेदारी द्वितीयक होती है और क्षतिपूर्ता की जिम्मेदारी प्राथमिक होती है। ठीक, फिर अगला हम लोग देख सकते हैं कि अंतर क्या होता है कि सबसे मुख्य उद्देश्य हानि से सुरक्षा देना है और गारंटी में मुख्य उद्देश्य ऋण की सुरक्षा देना है। जैसे समझ में आया, जैसे क्षतिपूर्ति में हो गया कि आप अगर इस तरह कहेंगे भाई कि जैसे गाड़ी तो हमारे ले जाओ, लेकिन कोनो दिक्कत पड़ा, कोनो नुकसान पड़ा, तो आपको उसकी भरपाई करनी होगी, उसको बनवा कर देना होगा, सही सलामत देना होगा। तब क्या करेगा वो व्यक्ति जो आपका ले जाएगा गाड़ी या बाइक या कुछ भी, तो आपके सामान को वो सुरक्षित रखेगा। मतलब कोई भी सामान किसी को देते हैं तो कहते हैं अगर ये गायब, कहा नहीं होगा मामा कि जैसे अगर सामान हमारा लिया जाता तो भाई ठीक है, लेकिन अगर गायब होएगा तो या हेराए हो रहेगा तो तुझसे हम डरा ही ले लेबे, तो वही क्या करते हैं, वही सुरक्षित वही सामान का रखते हैं। ठीक उसी प्रकार ऋण की सुरक्षा के लिए भी इसी तरह होता है। तो इसका उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे कि बीमा अनुबंध, और उदाहरण की बात करें बैंक ऋण में गारंटी, तो उदाहरण में जैसे बीमा उमा करावत है जो है गाड़ी वाड़ी के, तो उसमें भी हो सकता है, या फिर बैंक के ऋण में हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार के क्षतिपूर्ति को देखा, क्षतिपूर्ति के अंतर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, और इसी तरह मिलेंगे और अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।